Good morning, ma'am. Good morning, Sanjit. मैम ये बॉन्ड पैरामीटर है। क्या संचित? ये बॉन्ड पैरामीटर है। ये बॉन्ड पैरामीटर है। हाँ, बॉन्ड पैरामीटर्स बिल्कुल। ओके। हम वही स्टार्ट कर रहे थे ना। हाँ जी, हमने 4th एक बॉन्ड पॉइंट। पैरामीटर कर लिया था, दैट इज बॉन्ड लेंथ, राइट। यस। ये सेकंड बॉन्ड पैरामीटर है हमारा, बॉन्ड एनर्जी। ओके। ओके, 3 बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। तो सेकंड हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी, अब नाम से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि बॉन्ड एनर्जी क्या है? कि एक मोल, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है। कि एक मोल बॉन्ड को हमने तोड़ना है, मींस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी। So you can write down the amount of energy required to break one mole of bonds is called bond energy। और इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं कि डिसोसिएट कर दिया ना, तोड़ दिया। और इसे हम बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं कि हीट करके भी हमने बॉन्ड को तोड़ दिया। सिंपल सी बात है कि एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो क्या है? बॉन्ड एनर्जी। क्लियर बच्चा? यस मैम। फैक्टर्स क्या होंगे? अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, साइज ऑफ एटम्स, तो बताओ बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जितना साइज ज्यादा होगा डायरेक्टली। उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट? यस। जितना साइज का एटम ज्यादा बेटा, एनर्जी उतनी कम लगेगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, उतनी एनर्जी कम लगेगी। बड़ी चीज को अब देखो, सपोज करो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा डंडा है, हमने उसको इजीली ब्रेक कर दिया बीच में से, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा डंडा है, क्या उसको हम इजीली ब्रेक कर पाएंगे? हम उसको ढंग से पकड़ भी नहीं पाएंगे डंडे को, ब्रेक तो कहां से कर लेंगे? तो कहते हैं जितना साइज का एटम बड़ा होगा, जितनी उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उतनी हमारी एनर्जी कम लगेगी। तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। आप लिख सकते हो, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम्स, greater the bond length and less is the bond energy।
ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। क्लियर? यस मैम। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, फिर H, क्योंकि F का साइज बहुत छोटा होता है, साइज छोटा तो एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल सेकंड लिख रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही लर्न रखना कि क्लोरीन क्लोरीन की एनर्जी ज्यादा लगती है, ब्रोमीन ब्रोमीन ने उससे कम लगती है, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन की, एंड फिर आयोडीन आयोडीन। ये ध्यान रखना, फ्लोरीन एंड आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी नियरली इक्वल होती है इन दोनों की। इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, लर्न रखना एज इट इज कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके बच्चों, यस मैम। तो ये फर्स्ट हो गया साइज ऑफ एटम, इरेज कर दूं। यस मैम। सेकंड है इसी में ही बॉन्ड ऑर्डर। अब बताओ, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली और इनवर्सली। अब जितना बॉन्ड बढ़ता जाएगा, अब देखो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एनर्जी कम, इसमें एनर्जी से ज्यादा, इसमें एनर्जी से और ज्यादा, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है और एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? यस मैम। तो लिख सकते हो, बिटवीन द सेम टू एटम्स, greater the multiplicity of bond, मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, and greater is the bond energy। उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। जैसे कि H बॉन्ड H है, O डबल बॉन्ड O है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर ज्यादा, एंड सबसे ज्यादा। क्लियर? यस मैम। लास्ट फैक्टर है हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर। Bond energy is directly proportional to percentage S corrector। मतलब कि S, जितना S करेक्टर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। याद हो तो मैंने बताया था, इसमें S करेक्टर कितना है, 50-50% ना, इसमें 33%, इसमें 25%, तो सबसे ज्यादा S में है, इस वाले में है ना, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्लियर बच्चों? यस मैम। फटाफट नोट कर लो, यहाँ पे हमारा बॉन्ड एनर्जी खत्म होता है। थर्ड पैरामीटर इज बॉन्ड एंगल। मैम। इरेज कर दूं? यस मैम। ओके, योर थर्ड पैरामीटर इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है? एंगल सिंबल एंगल की बात कर रहे हो, कि जब दो लाइन आपस में मिली हुई है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, बॉन्ड एंगल है। लिखो इसके अंदर, द एंगल बिटवीन द lines representing the directions of the bonds called bond angle।
ठीक है बच्चों, जो Yes, ma'am. डायरेक्शन बताता है प्रॉपर बॉन्ड का उसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल। चलो हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज CH4। देखो एक कार्बन का एच यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, हमेशा एक यहाँ होता है। तो कहता है ये डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। कुछ बॉन्ड एंगल हैं जो आपको लर्न रखने हैं, वही लिखवा रही हूँ, वो आपको लर्न रखने हैं। सेकंड, NH3 ऐसे बनता है, NH3 बनाएंगे इसको हम आगे इस चैप्टर के अंदर। इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। अब देखो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा बनता है, हमेशा ऐसा नहीं बनता, तो इसीलिए 180 नहीं, इसका एंगल क्या होता है 104.5 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर कॉम्पिटिशन ओनली, जो एंगल्स लर्न करने हैं। चौथा एग्जांपल एक और करवाती हूँ, BF3। ये रहा एंगल, दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो ये एंगल्स की बात कर रहा है वो। इन्हीं एंगल्स को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ओके बच्चों, भेज देना मैम, रिकॉर्डिंग भेज देना। क्या सागर? मैम रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके बेटा, ओके रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। ओके हाँ जी बच्चों, फैक्टर्स कर रहे हैं इसके आगे। Yes, ma'am. क्या फैक्टर्स हैं इसके? फर्स्ट, परसेंटेज एस करेक्टर। तो मैं डायरेक्टली लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब हम एस करेक्टर करेंगे, बॉन्ड एंगल को समझाऊंगी आगे, sp समझाऊंगी, तब समझ में आएगा। अभी डायरेक्टली लिख लो, बॉन्ड एंगल ऑफ sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 का होता है 120 डिग्री, sp3 का होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना। तो आपको दिख ही रहा है, सिंपली नजर आ रहा है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। सेकंड फैक्टर, शायद आप लोगों को ये फैक्टर समझ में ना आए, बट कोई बात नहीं, नोट कर लो, क्योंकि ये फैक्टर समझ में आएंगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कहता है इफ हाइब्रिडाइजेशन is same, then check number of lone pairs on central atom. कहता है अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है तो सेंट्रल एटम के नंबर्स चेक करना, देन बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसके बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। जैसे कि हम बात करें CH4, NH3, H2O, अगर आपको पता हो N के ऊपर एक लोन पेयर होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, और इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ये कैसे आएगी बताऊंगी आगे। अब तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, 1 से 2, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है। लोन पेयर आते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। आई बात समझ बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है ना, लोन पेयर लगते जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा। Okay, तो ma'am. ये था सेकंड फैक्टर। क्या संचित? Okay, ma'am. ओके बेटा। तीसरा एंड लास्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, इरेज कर दूं? Yes, ma'am. थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान रखना,
bond angle is directly proportional to electronegativity. बस यहाँ पे आपके बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं खत्म। करें आगे? Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रेजोनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनिक जब हम करेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। पूरी +1 पूरी +2 में यूज होगा वर्ड रेजोनेंस ऑर्गेनिक के अंदर। तो रेजोनेंस ध्यान से समझना। अभी तो इस चैप्टर में हम रेजोनेंस का बहुत छोटा सा पार्ट करेंगे। जब ऑर्गेनिक करेंगे तब उसको हम इस रेजोनेंस को प्रॉपर करेंगे। तो फिलहाल रेजोनेंस क्या है, छोटी सी डेफिनेशन लिखो पहले, फिर बताती हूँ क्या है। बेसिकली कहता है whenever we cannot draw the true structure of any molecule or any structure of the molecule cannot explain all the properties of it, कि जब हम किसी स्ट्रक्चर का ट्रू स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते और उस स्ट्रक्चर की हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तब हम क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, अभी तक हमने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे ना, H2SO4, HNO3 एंड सो ऑन। कहता है किसी एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बने उसे रेजोनेंस कहते हैं। कहता है किसी एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बने, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। तो बेसिकली रेजोनेंस क्या है, ट्रू प्रॉपर्टीज बताता है, समझाता है कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकते हैं और एक मॉलिक्यूल के कितने ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं एक मॉलिक्यूल के, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूं मैं ओजोन, ध्यान से करना, O3। आपको ध्यान हो इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, O, O एंड O। यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, Yes. फिर ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है। अब ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम, तो इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। इस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया मैंने ए। ओके, इतना क्लियर? Yes, ma'am. इतना क्लियर? Yes. ओके, अब रेजोनेंस करेंगे।
जब दोनों तरफ एरो डालते हैं, इस साइन को बोलते हैं रेजोनेंस। दिस इज अ साइन ऑफ रेजोनेंस। दोनों तरफ एरो डालना क्या है, रेजोनेंस का साइन होता है। अब देखो क्या करेंगे। बेसिकली अभी आपने इतना सीखना है कि हमने बॉन्ड घुमाना है। अब मैंने क्या करे, स्ट्रक्चर घुमाया है। स्ट्रक्चर घुमाना इज रेजोनेंस। कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, डबल बॉन्ड यहां पर है, मींस ये ऑक्सीजन घूमकर यहां जाएगा और ये ऑक्सीजन घूमकर यहां जाएगा। कैसे, ऐसे बन जाएगा। ये यहां पे आ गया, ये बीच में ही रहा और ये यहां आ गया। ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। दिस इज योर स्ट्रक्चर बी। इसे कहते हैं रेजोनेंस। मैंने स्ट्रक्चर को घुमा दिया, घुमाकर मैं उसको इधर ले आई। कई लोग बोलते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर ना बिल्कुल सेम सेम से दिख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस में कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। देखने में इक्वल लग रहे हैं बट इक्वल होते नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. यस बच्चों, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. संचित, हुनर, Yes, ma'am. रवनीत, Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. संचित समझ में आया? Yes, Yes. ma'am. Yes. ठीक है, तो ये रेजोनेंस है। अब लिखते हैं इसके बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओजोन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे O1 से O2 है, यहाँ पे O2 से O3 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसका सपोज बॉन्ड लेंथ L1 है, इसका बॉन्ड लेंथ 2 है। सपोज करो इसका बॉन्ड लेंथ L1 है, इसका बॉन्ड लेंथ L2 है। तो बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, L1 की कि L2 की? बताओ। L1 की। L2. अभी हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल 2 की। L1 की बॉन्ड लेंथ कम होगी L2 से, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहां पे सिंगल बॉन्ड है ना। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। चलो सेकंड पॉइंट बात करती हूँ मैं बॉन्ड एनर्जी की। इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। अब बताओ दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? E1. किसकी? E1. 1 की। E1 की एनर्जी ज्यादा लगेगी E2 से। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीसरी बात करें अगर हम बॉन्ड ऑर्डर, तो पहले का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 है ना, क्योंकि 2 बॉन्ड है, और दूसरे का क्या है ऑर्डर? 1। क्लियर यहाँ पर? Yes, ma'am. चलो लिखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं रेज करूं फिर इसको। ओके नाउ अब हम एवरेज ड्रॉ करेंगे। एवरेज ऑफ ए एंड बी, जो हमारे पास कुछ सी बन जाएगा। देखो एवरेज कैसे ड्रॉ करना है।
अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स का एवरेज ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास O3 है और दोनों के अकॉर्डिंगली प्लस तो बीच वाले में आ रहा है ना? ठीक है। यस मैम। अब बॉन्ड कैसे लगाऊंगी मैं? तो मुझे इसके लिए एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? आप किसी एक मॉलिक्यूल के टोटल बॉन्ड्स काउंट करो। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 3। और टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? 2 स्ट्रक्चर्स। तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। 3 क्या है? टोटल बॉन्ड्स एंड 2 क्या है? टोटल स्ट्रक्चर्स। तो आंसर आया 1.5। मींस एक एक बॉन्ड पूरा और दूसरा क्या ड्रॉ होगा? आधा। इतना क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब रह गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना। अब पहले और नेगेटिव चार्ज निकालना ना हमने। आपने क्या करना है, सिर्फ पहले पहले वाला O देखना है। ये वाला O और ये वाला O, सिर्फ पहले पहले वाला। इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। इसके ऊपर चार्ज क्या है? -1। तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे? 0 - 1 अपॉन टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? 2। तो चार्ज क्या आया? -½ तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, मतलब कि -½ इसका भी है और -½ इसका भी है। अगर हम इनको ऐड कर दें तो कितना चार्ज आ गया? -1। तो यहाँ अगर एक स्ट्रक्चर में चेक करें हम, यहाँ भी -1 है, यहाँ चेक करें तो यहाँ भी -1 है। तो ये कहना चाहता है कि चार्ज क्या हो जाता है जब हम एवरेज निकालते हैं? चार्ज क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। चार्ज इज स्प्रेड आउट। तो बेसिकली ये बना मेरा स्ट्रक्चर C और दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। बताती हूँ क्या है ये। इतना समझ में आया? स्ट्रक्चर A, स्ट्रक्चर B एंड स्ट्रक्चर C। एक्सक्यूज मैम। कहता है जो A और B स्ट्रक्चर हैं वो तो क्या है? रेजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि हाइपोथेटिकल। ये 2 स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी स्ट्रक्चर। लेकिन जो ये C बनाया है, दिस इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज योर रियल स्ट्रक्चर। ओके बेटा, आई बात समझ यहां पर? मैम फिर से समझा दो एक बार। देखो बेटा, ये समझ में आ गया रेजोनेंस A से B कैसे बना? यस मैम। है ना? अब देखो एवरेज ड्रॉ करना था ना, मैंने 3 O लगाए, बीच में आ गया पॉजिटिव, दोनों के एवरेज के अकॉर्डिंगली। अब मुझे बॉन्ड लगाने थे, तो बॉन्ड लगाने के लिए मैंने एवरेज बॉन्ड निकाला। एवरेज बॉन्ड कैसे निकालते हैं? टोटल बॉन्ड्स काउंट करो, कितने हैं? 3। एक स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 3 हैं। बट टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? 1 और 2। टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? 2। कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। मतलब कि एक एक बॉन्ड तो लगेगा पूरा और दूसरा बॉन्ड क्या आएगा? आधा। ठीक है। यस। अब हमें निकालना था ऑक्सीजन पर चार्ज। तो आपने क्या करना है? सिर्फ पहले पहले वाले ऑक्सीजन को चेक करना है। इसके ऊपर चार्ज था 0, इसके ऊपर चार्ज था -1, दोनों को कर दो ऐड, तो क्या आ गया? 0 - 1 अपॉन
टोटल स्ट्रक्चर अगेन 2, तो कितना आया -1/2। इट मीन्स -1/2 इसका भी है और -1/2 इसका भी है, और ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। तो आप लिख सकते हो कि A and B are resonating canonical structures, but C is called resonance hybrid, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई बात नहीं, थोड़ा तुम खुद पढ़ के देखना क्लास के बाद, मैं कल रेजोनेंस की और से बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगी। एक और पॉइंट, A and B are hypothetical structure or imaginary structures. And so they do not exist. तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते, बट C is a actual or real structure. हेलो हाँ जी, हाँ दर्शन तू कब आएगा? तू 11 बजे तो रात मुझे आ जाओ, 11 बजे के बाद। नहीं इंस्टीट्यूट नहीं आना, जश्न चरण बाग में आना है, चरण बाग। तो सेंड कर दूंगी मेरी निगरानी। ठीक है दर्शन। नहीं हाले तो नहीं, आज कल क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है, बेटा कर दी, मेरी क्लास चल रही है +1 वीक तेरी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना? यस मैम। ठीक, तो बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे रेजोनेंस के। रेजोनेंस कल प्रॉपर्ली और करवाऊंगी, ठीक है, ढंग से रेजोनेंस को कंप्लीट करेंगे कल। ओके बच्चों।